हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास फिर से एक बार आप लोगों के लिए ऑनलाइन शुरू की जा रही है। तो अपन बात करेंगे आज 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। तो अपन 12th क्लास में बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है विद्युत रसायन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विद्युत रसायन की। विद्युत रसायन, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं अपन? यह रसायन विज्ञान की ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपन ऊर्जाओं के अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को अपन रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तित करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, उसी को अपन किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। अब बच्चों, इन दोनों ऊर्जाओं को परस्पर इंटरकन्वर्टेड अंतर परिवर्तित करने के लिए अपने को जिस डिवाइस अथवा युक्ति की आवश्यकता होती है उसको अपन बोलते हैं सेल। उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेल। और सेल में हमेशा रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रियाएं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें दोनों रिएक्शन सम्मिलित रहती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब अपन बात करें जैसे यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ये एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। सिंपल सी बात बताई, इन ऊर्जाओं में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इनको अंतर परिवर्तित करने के लिए अपने को सेल की आवश्यकता होती है, और सेल में इलेक्ट्रोडों पर, कहां पर? इलेक्ट्रोडों पर, सेल में इलेक्ट्रोडों पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपन एनोड। कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे उसको? एनोड। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उसको अपन बोलते हैं कैथोड। उसको अपन बोलेंगे कैथोड। तो ये बात अपन करते हैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण संपन्न होता है उसको कहेंगे एनोड, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उससे अपन बोलते हैं कैथोड। ये बात हुई रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब बच्चों, सेल भी दो प्रकार के होते हैं। ये सेल जो है वो सेल भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अपन बात करते हैं, यह सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में।
तो किसे बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब अपने को यहाँ दिख रहा है इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः इस सेल में स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होती है। कौन सी? स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं यहाँ संपन्न होती है। स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान होता है ऋणात्मक और इनके लिए ई सेल का मान, सेल विभव का मान होता है धनात्मक। ये अपने को यहाँ पर मेनली ध्यान रखना है। ये जो सेल है वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल को, वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। अब बच्चों इसमें विद्युत ऊर्जा इसको अपन देंगे तो वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, तो इसमें ये विद्युत देने पर ये सेल कार्य करेगा। इसलिए अपन कहेंगे कि ये जो सेल है इसमें स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं, कौन सी? स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं संपन्न होती है, यानी ये रिएक्शन स्वतः नहीं होती है। और जो स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं होती है उनके लिए डेल्टा जी का मान आता है धनात्मक। तो ये इस सेल की बात हुई। एक बार मैं फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अथवा विद्युत रसायन के बारे में बात करूंगा। क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तित किया जाता है और उसका अपन स्टडी करते हैं। क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। इन ऊर्जाओं को अंतर परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है वो है सेल। सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती है और वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड कहलाता है और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं कैथोड। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और एक विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो अपन पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को प्राप्त होती है, स्वतः परिवर्तित रिएक्शन होती है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी क्या है? ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान क्या रहता है? नेगेटिव। इस सेल विभव का मान रहता है यहाँ पे पॉजिटिव। दूसरा सेल है विद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है ये सेल? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा तो इसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं नहीं होगी, यानी स्वतः अपरिवर्तित रिएक्शन होगी। डेल्टा जी इनके लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या धनात्मक रहेगा। क्लियर हुई ये बात? अब अपन बात करेंगे इस सेल के बारे में। क्लियर? तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अपन बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसी सेल को अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखो इस सेल के उदाहरण हैं, जैसे अपन बात करें गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल है और गैल्वेनी सेल है। और इसका अपन एक प्रारूपिक एग्जाम्पल देखें, इसका उदाहरण देखें इस सेल का, तो वो है अपना डेनियल सेल। कौन सा सेल है? डेनियल
सेल। अब अपन डेनियल सेल की बनावट, ये सेल ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अपन देखेंगे बनावट तथा कार्य प्रणाली। अपन पढ़ते हैं पहले डेनियल सेल की बनावट और कार्य प्रणाली। अब सुनना बच्चों, जैसे अपन बात कर रहे हैं डेनियल सेल की, तो इसकी बनावट इस प्रकार की होती है। यहां मैं बना रहा हूं, इसमें दो पात्र होते हैं। जैसे इस पात्र में जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है, तो ये विलयन कौन सा आ गया, जिंक सल्फेट का विलयन। कौन सा विलयन है ये, जिंक सल्फेट का विलयन। और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक धातु का। कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये जिंक धातु का। इसी प्रकार इसमें जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है वो होता है कॉपर धातु का बना हुआ, और वो डूबा रहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ये विलयन कौन सा विलयन हो जाएगा अपना, कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4। तो ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर धातु का, कॉपर धातु। ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है कॉपर धातु का। तो इलेक्ट्रोड जो है वो अपने ही धातु के लवण के विलयन में डूबे हुए रहते हैं। अब इसको बाह्य परिपथ को पूरा करा जाता है अपन इस प्रकार से, यहाँ पर अपन वोल्टमीटर या धारामापी जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कुंजी लगी होती है, और इस प्रकार ये बाह्य परिपथ पूरा होता है। क्लियर। आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है यहाँ पे एक उल्टे यू आकार की कांच की नली, जिसे अपन साल्ट ब्रिज अथवा लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साल्ट ब्रिज अथवा लवण सेतु, जिसके दोनों सिरों पर डॉट लगे रहते हैं रुई के। यहां पर भरा रहता है अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट या अक्रिय विद्युत अपघट्य। अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे मैं बताऊं आपको KNO3, ये अक्रिय विद्युत अपघट्य है जो इसमें भरा हुआ है। क्लियर है ये बात सभी को। ये इसकी क्या होती है, बनावट। अब क्लियर हुई। अब इसकी बात करते हैं अपन कार्य प्रणाली की, ये कैसे कार्य करता है। कार्य प्रणाली की बात करते हैं। जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच चालू करते हैं, ये लवण सेतु, जैसे ही अपन यहां से स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है। जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर और जिंक आयनों के रूप में कहां पहुंच जाते हैं, विलयन में पहुंच जाते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो यह इलेक्ट्रोड कैसा, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड हो गया। और आप सबको दिख रहा है जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में आया है। इसका मतलब जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा किस पे होता है, एनोड पर। ऑक्सीकरण हमेशा कहां होता है, एनोड पर। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एनोड हुआ क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण होने वाला इलेक्ट्रोड पहले मैं आपको बता चुका क्या कहलाता है, एनोड। और ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई, जिंक ठोस अवस्था में था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये विलयन में आ गया +2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया इसको अपन बोलते हैं, एनोड पर होने वाली है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये हुई अपनी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब इस विलयन में क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का क्या होता है, आयनन। कॉपर सल्फेट का आयनन होने के कारण
कॉपर आयन यहाँ चले जाते हैं विलयन से, और कॉपर आयनों पर कौन सा चार्ज रहता है, Cu2+, तो ये इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर है, कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे, प्लस। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आकर के कॉपर 2+ आयनों का अपचयन करेंगे कॉपर धातु में, तो ये हुआ अपचयन। और आप समझ गए होंगे अपचयन, अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर हो जाता है, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, अपचयन, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाता है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाएगा बताओ बच्चों, ये कैथोड। कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ये कैथोड। और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होता है, और ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया क्या होगी, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, अपचयन Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu ठोस, ये है अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अब अपन बात करें संपूर्ण नेट सेल अभिक्रिया की, तो इसमें क्या सम्मिलित होगी, ऑक्सीकरण वाली भी सम्मिलित होगी यहाँ पे, और ऑक्सीकरण कहाँ पे संपन्न होता है, एनोड पर, और इसमें क्या सम्मिलित होगा, अपचयन भी सम्मिलित होगा। और अपचयन कहाँ पे संपन्न होता है, ये सॉरी, कैथोड पर संपन्न होता है अपचयन। अब अपन दोनों रिएक्शन लिख लेंगे आराम से। ये क्या है, जिंक ठोस अवस्था में है, और ये जिंक 2+, ये विलयन में +2 इलेक्ट्रॉन। अपचयन में क्या है, कॉपर विलयन में है प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये किस में अपचयित होता है, कॉपर ठोस में। और संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये रही नेट सेल अभिक्रिया। तो आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा जिंक ठोस अवस्था में है प्लस कॉपर 2+ विलयन में, और ये जिंक का क्या हो गया यहाँ पे, एक्वाटिक 2++ कॉपर आ गया ठोस अवस्था में। यहाँ सबको क्लियरली दिख रहा है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक धातु की छड़ समय के साथ इसमें घुलती जाएगी, पतली होती जाएगी, और यहाँ पर कॉपर आयन कॉपर धातु के रूप में अपचयित होकर यहाँ निक्षेपित होते जाएंगे, और ये छड़ समय के साथ मोटी होती जाएगी। इस प्रकार यह सेल कार्य करता है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा नंबर 1 बात, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी, इसमें आपको सबको दिख रहा है, इधर जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन, तो किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, ये रहेगी आपके विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, जो रहेगी आपके कैथोड से एनोड की ओर। अब अपन बात करें बाह्य परिपथ में, बाह्य
परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है? बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है? केवल इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रवाह हो रहा है बाह्य परिपथ में? केवल इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। अब अपन बात करें, चौथी बात करें आंतरिक परिपथ में। आंतरिक परिपथ, सबसे पहले आंतरिक परिपथ की बात आते हैं, अपन बात करते हैं लवण सेतु की या साल्ट ब्रिज। लवण सेतु क्या होता है? यह उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है। क्या होता है? यह उल्टे यू आकार की कांच की नली, उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जो सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करती है। सबसे पहली बात तो एक तो सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है विद्युत उदासीनता बनाए रखती है। ये क्या बनाए रखती है? विद्युत उदासीनता। अब ये बात है, ये विद्युत उदासीनता कैसे बनाता है? आप देख रहे हो जब ये सेल कार्य करेगा तो जिंक धातु या जिंक परमाणु ऑक्सीकृत होकर के जिंक आयनों के रूप में यहां पर आएंगे विलयन में। तो कुछ समय पश्चात विलयन में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और इधर कॉपर सल्फेट का आयनन होता है, कॉपर आयन चले जाते हैं और यहाँ पर अपचेत हो जाते हैं और विलयन में कौन से आयन रह जाते हैं? SO4 -। तो यहाँ सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और यहाँ जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इन आयनों की सांद्रता एक लेवल से बढ़ जाती है, यहाँ धनायन की सांद्रता, यहाँ ऋणायन की सांद्रता। तब ये क्या करता है? ये जो अक्रिय विद्युत अपघटय है इसका आयनन होता है और इसका आयनन कैसे होता है? K+ और NO3- पोटेशियम नाइट्रेट का हुआ आयनन। तो ये ऋणावेशित आयन तो इसमें आ जाएंगे और ऋणावेशित आयन इसमें आएंगे। ये नाइट्रेट और जिंक क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे, जिंक नाइट्रेट बना लेंगे। तो विद्युत उदासीनता इधर बन गई और इधर ये पोटेशियम आयन इस साइड में आएंगे और किसके साथ क्रिया करेंगे? धनायन ऋणायन के साथ क्रिया करेंगे और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से भी बढ़े हुए ऋणायन क्या हो जाएंगे? उदासीन। इस प्रकार लवण सेतु का इंपॉर्टेंट कार्य है, ये सेल की विद्युत उदासीनता को भी मेंटेन रखता है। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है। सेल की विद्युत उदासीनता को मेंटेन भी कौन रखता है? साल्ट ब्रिज अथवा लवण सेतु। ये बात भी सबको क्लियर हुई? हाँ, आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह होता है? केवल आयनों का, केवल आयनों का। बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों ये था अपना विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल है। इसके सेल विभव का मान भी होता है 1.10 वोल्ट। कितना होता है? 1.10 वोल्ट। ये आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। अब अपनी रेगुलर क्लास चलती रहेगी NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको सबको वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो देखना है, बेनिफिट अपने को होना चाहिए इसका। कोई भी समस्या या डाउट रहता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप वो डाउट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।